जय हिंद साथियों, जैसा कि आप सबकी डिमांड थी कि यूपी ट्रिपल एससी एनएम के एमसीक्यूज की क्लास लाई जाए, तो आपके इस अपने चैनल नर्सिंग क्लासेस बाय स्वाति के प्लेटफॉर्म पे हम आ गए हैं एमसीक्यूज की धमाकेदार सेशन के साथ। इसमें हम एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे, उस एमसीक्यूज से रिलेटेड चारों ऑप्शंस का पूरी तरीके से पोस्टमार्टम करेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन उसके इर्द गिर्द बन रहे हैं उन सारे के सारे को सॉल्व करेंगे। तो इस क्लास को हर उस विद्यार्थी के साथ शेयर कर दीजिएगा जिसने यूपी ट्रिपल एससी एनएम का फॉर्म भरा है या जिसने यूपी एनएम में अपनी जगह बनाने के लिए सोचा है। तो समय को ना गंवाते हुए आइए चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन है, एचआईवी संक्रमण का पता लगाने के लिए कौन सी तकनीक अपनाई जाती है? ऑप्शंस देख लीजिए, नॉर्थन ब्लॉट तथा एलाइजा, इम्यूनोब्लास्ट तथा एलाइजा, साउथर्न ब्लॉट तथा एलाइजा, वेस्टर्न ब्लॉट तथा एलाइजा। क्वेश्चन को ध्यान से देखते हुए आंसर कीजिए। पूछ रहा है एचआईवी संक्रमण का पता लगाने के लिए कौन सी तकनीक अपनाई जाती है। तो पहले देखते हैं गाइस, HIV इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। जी हाँ, वायरस। क्या? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये कौन सी बीमारी कॉज करता है? एड्स। कौन सी? एड्स। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, पूछ रहा है कि इसका पता लगाने के लिए कौन सी तकनीक अपनाई जाती है एचआईवी वायरस का पता लगाने के लिए। ऑप्शन में है ईस्टर्न इम्यूनो, वेस्टर्न, साउथर्न, कुछ भी नहीं है। ये ऑप्शन सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं, ईस्टर्न वेस्टर्न करके। इसका राइट आंसर है वेस्टर्न ब्लॉट, यानी कि आंसर डी। ऑप्शन डी आपका आंसर सही है। ठीक है, वेस्टर्न ब्लॉट। वेस्टर्न ब्लॉट क्या होता है? वेस्टर्न ब्लॉट जो है ये एक कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। कंफर्मेटरी टेस्ट किसके लिए? एचआईवी वायरस का पता लगाने के लिए कंफर्मेटरी टेस्ट होता है इन अडल्ट्स। इन अडल्ट्स। अडल्ट्स में जो होता है इसको पता लगाने के लिए कंफर्मेटरी टेस्ट का नाम क्या है? वेस्टर्न ब्लॉट। और नॉर्मली जब क्वेश्चन आएगा एड्स में कौन सी जांच की जाती है, कौन सी तकनीक अपनाई जाती है, तो एलाइजा। क्या? एलाइजा। ठीक है, एलाइजा के अंदर जो कंफर्मेटरी टेस्ट होता है उसे वेस्टर्न ब्लॉट बोलते हैं। ठीक है, और P24 एंटीजन ये होता है चिल्ड्रंस में। ठीक है, इसको अडल्ट्स में करते हैं, इसको चिल्ड्रंस में। चिल्ड्रंस में जो एचआईवी वायरस का पता लगाने के लिए तकनीक अपनाई जाती है उसे क्या बोलते हैं? P24 एंटीजन। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी, यानी कि वेस्टर्न ब्लॉट तथा एलाइजा। एलाइजा का फुल फॉर्म क्या होता है? एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेट एसे। क्लियर? कोई डाउट? आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भवती महिला को टिटेनस टॉक्साइड के 2 टीके लगवाने के बीच में लगभग कितना अंतराल रखना चाहिए? एक प्रेग्नेंट वोमेन है, भाभी जी प्रेग्नेंट है, भाभी जी को टिटेनस के 2 टीके लगने हैं, वो कितने कितने अंतराल पे लगेंगे, यानी दोनों टीकों के बीच में कितना अंतर रहना चाहिए? 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 4 सप्ताह या 12 सप्ताह? टिटेनस टॉक्साइड के टीके लगने हैं भाभी जी को। भाभी जी प्रेग्नेंट हो गई हैं तो उनको टिटेनस का टीका लगेगा। टिटेनस टॉक्साइड का जो टीका लगता है ये 1983 से स्टार्ट हुआ था। कब से? 1983 से। किसमें? प्रेगनेंसी में। उसके पहले लगता था लेकिन प्रेगनेंसी में जो टीका लगने लगा है वो 1983 से लगना स्टार्ट हो गया है। क्लियर? ठीक है,
जैसे ही घर में गुड न्यूज आती है कि भाभी जी प्रेग्नेंट हो गई हैं, अब मिठाइयाँ बंटने वाली हैं, तो क्या होता है, आफ्टर प्रेगनेंसी लगभग 8 डेज पे, जब प्रेगनेंसी को लगभग 8 दिन हो जाते हैं, तो बॉडी में HCG हार्मोन, कौन सा, HCG हार्मोन के कारण भाभी जी को क्या होती है, उल्टियाँ होती हैं, वोमिटिंग। जैसे ही उल्टी हुई, बधाई हो, घर में गुड न्यूज आने वाली है, बाबूजी आने वाले हैं, छोटे से नन्ना मुन्ना राही, देश का सिपाही। क्या वोमिटिंग होगी भाभी जी को। जैसे ही वोमिटिंग होगी, जितना हो सके कंफर्मेशन होते ही कि भाभी जी प्रेग्नेंट है, तुरंत एज सून एज पॉसिबल, क्या एज सून एज पॉसिबल भाभी जी को क्या करेंगे, टिटनेस का टीका लगवाएंगे। कौन सा टीका, पहली डोज टिटनेस की लगेगी, ठीक है, ठीक है। कितनी लगेगी, 0.5 ml, कितनी लगेगी, 0.5 ml भाभी जी को टिटनेस का टीका एज सून एज पॉसिबल लगेगा। क्लियर है, ठीक है। उसके बाद आता है सेकेंड डोज, टिटनेस का दूसरा टीका लगेगा, ठीक है। दूसरा टीका कब लगेगा, पहले टीके से 4 वीक्स बाद, कितना, 4 वीक्स के बाद या 28 डेज के बाद, चाहे 4 वीक्स कह लीजिए चाहे 28 डेज कह लीजिए, बात एक ही है, ठीक है। दूसरा टीका कब लगेगा, 4 वीक्स या 28 डेज के बाद। कितना लगेगा, फिर से 0.5 ml, कौन से रूट से लगेगा, मसल्स में लगता है IM, चाहे ग्लूकोइड में लगा दीजिए चाहे डेल्टोइड में लगाइए, बस टीका लगना चाहिए, सेफ्टी फर्स्ट, ठीक है। तो क्लियर हुआ, 0.5 ml लगेगा दूसरा टीका। कितने अंतराल पे लग रहा था, 4 वीक्स या 28 डेज पे। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो गया। कौन सा ऑप्शन हमारा सी है, सी करेक्ट। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान तंबाकू सेवन से क्या हो सकता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर प्रेगनेंसी के दौरान महिला को सुट्टा फूकने की आदत है तो उससे उसको क्या दिक्कत होगी। अगर भाभी जी सुट्टा फूकेंगी तो क्या होगा, क्या होगा तुम्हारा कालिया, ठीक है। भाभी जी सुट्टा फूकेंगी प्रेगनेंसी के दौरान तो क्या दिक्कतें आ सकती हैं। ऑप्शन है, समय से पहले प्रसव यानी कि प्रीमेच्योर लेबर, ज़्यादा वजन वाला बच्चा यानी कि ओवरवेट बेबी, तीसरा ऑप्शन है कम वजन वाला शिशु यानी कि लो बर्थ वेट बेबी, और चौथा है इम्पोर्टेंस यानी कि नपुंसकता। आंसर कीजिए। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन कह रहा है कि समय से पहले प्रसव यानी कि प्रीमेच्योर लेबर। प्रीमेच्योर लेबर के क्या क्या कारण होते हैं, बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि जेनाइटल इन्फेक्शन हो गया, ठीक है। दूसरा है रप्चर मेम्ब्रेन, रप्चर मेम्ब्रेन, या फिर क्या हो सकता है क्लैम्सिया की कंडीशन हो या प्रीक्लैम्सिया की कंडीशन हो, या फिर प्रेग्नेंट वुमेन को हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत हो, क्या हो, हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत हो। तो ये कई सारे रीजन है जिसकी वजह से प्रीमेच्योर लेबर हो सकता है, ठीक है। इसमें पूछ क्या रहा है कि सुट्टा फूकने से क्या दिक्कत होगी, मतलब तंबाकू सेवन से भाभी जी अगर पान मसाला गुटखा खा रही हैं या सिगरेट पी रही हैं, धूम्रपान कर रही हैं, कोई दिक्कत तो क्या होगा। दूसरा है ओवरवेट बेबी। ओवरवेट बेबी किसमें होता है, ओवरवेट बेबी होता है GDM यानी कि जेस्टेशनल डायबिटीज। किसमें, जेस्टेशनल डायबिटीज। प्रेगनेंसी के दौरान जो शुगर का लेवल जो होता है वो बढ़ा हुआ होता है शरीर में, उसे जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं, GDM, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होता है, बेबी का वेट जो है नॉर्मल से ज़्यादा होता है, बेबी बहुत ज़्यादा हैवी होता है, तो उसको, उस टर्म को क्या बोलते हैं, मैक्रोसोमिया। क्या बोलते हैं, मैक्रोसोमिया। बच्चे का वजन बहुत ज़्यादा होता है, ओवरवेट होता है, तो ये ओवरवेट बेबी हो गया, ये हो रहा GDM की वजह से, ठीक है। तीसरा ऑप्शन पूछ रहा है लो बर्थ वेट बेबी,
बच्चे का वजन कम रहेगा। लो बर्थ वेट बेबी कितना होता है, LBW, यानी कि LBW कितना होता है 2500 ग्राम से अगर बच्चे का वजन कम है तो उसको किस में काउंट करते हैं, LBW, यानी कि लो बर्थ वेट बेबी में। इसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं, इसमें बहुत सारे रीजन्स हैं। इसमें जैसे कि माल नरिश्ड हो फीमेल, अच्छे से उसको न्यूट्रिशन ना मिल रहा हो, एनेमिक हो या अदर कोई कंडीशन हो, तो ऐसे सिचुएशंस में जो है LBW होने के चांस हो। भाभी जी को नशा करने की आदत हो या धूम्रपान करने की आदत हो। तो हमारा क्वेश्चन भी तो यही पूछ रहा है कि धूम्रपान से क्या दिक्कत हो सकती है, तो LBW हो सकता है। ठीक है, तो हमारा आंसर C इज करेक्ट है। ठीक है, LBW में क्या होता है, भाभी जी अगर सुट्टा फूकेंगी तो जो सिगरेट या धूम्रपान करेंगी उसमें क्या होता है, निकोटिन होता है। निकोटिन जाके बच्चे के ब्रेन पे असर करता है, जिसकी वजह से बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सही से नहीं हो पाता। तो क्या होगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बच्चे का स्लो होता है। इसकी वजह से और भी दिक्कतें आती हैं, जैसे क्या इसमें, जैसे कि क्लेफ्ट लिप्स हो सकता है या क्लेफ्ट पैलेट हो सकता है। ठीक है, मतलब तरह तरह की दिक्कत आ सकती है, किसकी वजह से, लो बर्थ वेट बेबी। और अगला है इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में होता है, जब बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा नशे की आदत पड़ जाती है या अदर कोई रीजन हो, तब इम्पोर्टेंस हो सकता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। आंसर सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर, आइए अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है टीबी से रिलेटेड। टीबी की जांच के लिए किए जाने वाले ट्यूबरकुलिन टेस्ट को क्या कहते हैं। जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई होता है वो टीबी कॉज करता है ना, तो टीबी की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। ऑप्शन है सिक टेस्ट, मॉन्टेक टेस्ट, VDRL टेस्ट या एलाइजा टेस्ट। आंसर कीजिए। ऑप्शन क्या बोल रहा है, सिक टेस्ट। सिक टेस्ट, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो सिक टेस्ट होता है ये किसमें किया जाता है, डिप्थीरिया में किया जाता है। किसमें, डिप्थीरिया में। तो पहला हमारा आंसर ये है। दूसरा है मॉन्टेक टेस्ट। मॉन्टेक टेस्ट किसमें किया जाता है, ट्यूबरकुलोसिस में, यानी कि टीबी की जांच के लिए। तो ट्यूबरकुलिन टेस्ट और मॉन्टेक टेस्ट सेम हो गया, तो हमारा आंसर क्या हो गया, बी। हमारा आंसर क्या हो गया, बी। क्लियर। थर्ड ऑप्शन कह रहा है BDRL। BDRL क्या होता है, वेनरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी। वेनरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी, इसको किसमें करते हैं, इसकी जांच सिफिलिस में की जाती है। किसमें, सिफिलिस में। सिफिलिस का पता लगाने के लिए VDRL का टेस्ट किया जाता है। और लास्ट ऑप्शन है एलाइजा। एलाइजा मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि एलाइजा टेस्ट किसमें किया जाता है, एड्स में। एड्स एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेट ऐसे एलाइजा टेस्ट किसमें किया जाएगा, एड्स में। तो हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर, यहां तक क्लियर, कोई डाउट, आगे पता लगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है BCG से। BCG वैक्सीन किस प्रकार लगाया जाता है। ठीक है, BCG क्या होता है, BCG वैक्सीन किस प्रकार लगाया जाता है, इसका रूट बताइए। रूट में चारों रूट दिए हुए हैं, इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस, IM, IV, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस। BCG कैसे लगता है, देखिए BCG का फुल फॉर्म क्या होता है, BCG का फुल फॉर्म हो गया बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। क्या, बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म भी आ जाता है, कहीं ग्यूनिन हो जाएगा, कहीं ग्यूरिन हो जाएगा, ऐसे करके चेंज करके भी ऑप्शन में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। इसको बनाने के लिए, BCG वैक्सीन को बनाने के लिए जिस स्टेन का इस्तेमाल किया जाता है, स्टेन जो होता है बनाने, वैक्सीन को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसका नाम याद कर लीजिएगा, कई बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। किसका,
बीसीजी का क्या है 1331, डानिश 1331, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि बीसीजी वैक्सीन को बनाने के लिए जिस स्टेन का इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम क्या है, डानिश 1331। बीसीजी वैक्सीन कब लगती है, बीसीजी वैक्सीन एट बर्थ लगती है, कब, एट बर्थ 0.05 ml, 0.05 ml लगता है एट बर्थ। और अगर बच्चा 1 साल का है यानी इन्फेंट है या उससे कम का है तो कितना लगेगा, तब लगेगा 0.1 ml। कौन से रूट से लगता है, इंट्राडर्मल, कौन से रूट से लगता है, इंट्राडर्मल। ठीक है, क्लियर हुआ। इसको जो है किसके साथ डिजोल्व किया जाता है, इसको डिजोल्व करने के लिए NS का इस्तेमाल किया जाता है, डिजोल्व करने के लिए नॉर्मल सेलाइन का इस्तेमाल किया जाता है बीसीजी को डिजोल्व करने के लिए। ठीक है, बीसीजी। और इसको अगर डोज की बात करें तो एक वायल में अगर 0.05 लग रहा है तो 20 डोज होती है, लगभग 20 डोज एक वायल में। और अगर 0.1 ml लग रहा है तो लगभग 10 डोज होती है। ठीक है, क्लियर हुआ। अगर 0.05 ml लगेगा तो 20 डोज, और अगर 0.1 ml लग रहा है तो 10 डोज एक वायल में होती है। क्लियर हुआ। ये कहाँ लगता है, ये लेफ्ट अपर आर्म में लगता है। कहाँ, लेफ्ट अपर आर्म में, लेफ्ट अपर आर्म में। क्लियर, कुछ छूट रहा है, लेफ्ट अपर आर्म में लगता है। कहाँ, कौन से रूट से लगता है, इंट्राडर्मल रूट से लगता है। एंगल कितना होता है इसका, 15 डिग्री, 15 डिग्री एंगल में होता है। और इसकी वायल को खोलने के बाद ये बेस्ट बिफोर यूज बजान लीजिए, बेस्ट बिफोर यूज होता है 4 to 6 आवर। कितना, 4 to 6 आवर। अगर बीसीजी की वायल आप खोल देते हैं उसको पूरी 4 से 6 घंटे में इस्तेमाल करनी रहती है, वरना वो खराब हो जाती है। क्लियर। ये 15 डिग्री पे लगता है डेल्टॉइड मसल में। कहाँ, डेल्टॉइड मसल में। इसको जो होता है इसको बेस्ट बिफोर यूज करना हो गया 4 to 6 आवर। कितना, 4 to 6 आवर। ये इकलौती वैक्सीन होती है जो लाइफ टाइम स्कार बनाती है। क्या होता है, लाइफ टाइम स्कार बनाती है। कौन सी, बीसीजी वैक्सीन। ये इकलौती वैक्सीन होती है जो लाइफ टाइम स्कार बॉडी पे छोड़ती है। क्लियर हुआ, कोई डाउट। अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर घर में कोई महिला प्रेग्नेंट है, रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा यानी कि एचबी की मात्रा कितने से कम हो जाएगी तो उनको एनेमिक कहा जाएगा। रक्त की मात्रा या हीमोग्लोबिन की मात्रा कितने से कम हो जाने पर फीमेल को एनेमिक कहा जाएगा। देखिए, एनेमिक पेशेंट जो होते हैं स्पेशली प्रेगनेंसी में, वो ट्राइमेस्टर के अकॉर्डिंग देखे जाते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड में। ठीक है, जो इसमें पूछ रहा है उसमें ऑप्शन में है 13, 12, 11, 10। ठीक है, 13, 12, 11, 10। इंडियन वुमेन में एनीमिया की जो सबसे ज्यादा कंडीशन देखी जाती है वो सेकेंड ट्राइमेस्टर में देखी जाती है। कब देखी जाती है, सेकेंड ट्राइमेस्टर। कब देखी जाती है, सेकेंड ट्राइमेस्टर। सेकेंड ट्राइमेस्टर में जो एनीमिया वुमेन्स में होता है उसे क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल एनीमिया। फिजियोलॉजिकल एनीमिया क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल एनीमिया। फिजियोलॉजिकल एनीमिया क्यों होता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या होता है 20 से 30%, क्या होता है 20 से 30% जो होता है वाटर का लेवल बॉडी में बढ़ जाता है फीमेल के। ठीक है, तो क्या होता है वहां पर हीमोडायलिसिस होने लगता है। क्या होने लगता है, हीमोडायलिसिस होने लगता है या हीमोडाइल्यूजन कह लो, कुछ भी कह लो। ठीक है, यानी हीमोग्लोबिन का डाइल्यूजन होने लगता है कि हीमोग्लोबिन जो होता है एचबी जो होता है वो गलने लगता है, घुलने लगता है जल में, जिसकी वजह से क्या होता है रक्त का जो मात्रा है वो कम होने लगती है, यानी हीमोग्लोबिन कम होने लगती है शरीर में।
तो बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है। तो इस कंडीशन को, यानी कि जो हीमोडायलिसिस की वजह से जो एनीमिया हो रहा है उसको क्या बोलेंगे? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। क्या बोलेंगे? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। क्लियर? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो प्रेगनेंसी में सेकेंड ट्राइमेस्टर में होता है, इसको ट्रीट करने के लिए क्या किया जाता है? आयरन की टैबलेट्स दी जाती है। आयरन एंड फोलिक एसिड जो होता है फीमेल्स को दिया जाता है ना खाने के लिए, तो वही आयरन की टैबलेट्स दी जाती है। कितनी? 100 mg की 100 mg की आयरन की टैबलेट प्रेग्नेंट वुमेन को दी जाती है। कितने दिनों तक दी जाती है? 100 डेज तक। कितना? 100 डेज तक आयरन की टैबलेट फीमेल को दी जाती है सेकेंड ट्राइमेस्टर में एनीमिया को क्योर करने के लिए। जो ये आयरन की टैबलेट प्रेग्नेंट वुमेन को दी जाती है 100 डेज के लिए, 100 टैबलेट की, लेकिन जो इसकी रिक्वायरमेंट होती है 1000 mg। ठीक है? सेकेंड ट्राइमेस्टर में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की कंडीशन में वुमेन को नीड होती है 1000 mg आयरन की। ये लगभग 10 से 40 होता है, लेकिन एक नॉर्मल क्राइटेरिया है कि 1000 mg की लगभग आवश्यकता होती है। ठीक है? तो 1000 mg की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए वुमेन को क्या किया जा रहा है? 100 mg की टैबलेट्स दी जाती हैं। कितने दिनों तक? 100 डेज तक। ये जो 100 डेज तक टैबलेट दी जाती है, इस 100 mg की टैबलेट में लगभग 60 mg जो होता है आयरन होता है। ठीक है? 60 mg आयरन होता है। इसी 60 mg आयरन को एलिमेंटल आयरन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो 100 mg की टैबलेट दी जाती है उसमें 60 mg आयरन और फॉलिक एसिड भी होता है। तो 60 mg जो होता है एलिमेंटल आयरन हो गया, यानी कि जो आंतों तक पहुंचेगा, आयरन की नीड है। इस 60 mg में से बॉडी कितना ऑब्जर्व करती है? आयरन को ऑब्जॉर्प्शन बहुत कठिन होता है। इसके ऑब्जॉर्प्शन के लिए सबसे ज़्यादा जरूरत होती है विटामिन सी की। ठीक है? तो बॉडी ऑब्जॉर्प्शन करती है कितना? लगभग 10 mg। देख रहे हैं? मतलब 1000 mg की नीड है। हमने 100 दिनों तक 100 mg की टैबलेट दी। उस 100 mg की टैबलेट में 60 mg लगभग आयरन होता है। उस 60 mg की आयरन की टैबलेट अगर रात में फीमेल लेती है तो उसकी बॉडी दिन रात भर में ऑब्जर्व कर पा रही है कितना? 10 mg। यानी कि हमने 100 mg की टैबलेट दी तो फीमेल को कितना मिला? 10 mg। जब ये 10 mg करके 100 दिनों तक खाती है, तब जाके 1000 की रिक्वायरमेंट कंप्लीट होती है। क्योंकि अगर 100 mg की आयरन खाएंगी और 100 डेज तक खाएंगी तो 10,000 mg हो जाएगा, ओवर हो जाएगा, है ना? लेकिन इसका ऐसे ही होता है, बॉडी ऑब्जर्व ही 10 mg कर पाती है। इसलिए जब हम 100 दिन को 10 से गुणा करेंगे तो ये बनाएगा 1000 mg। ठीक है? 100 खाएंगे, 60 पहुंचेगा, 10 मिलेगा। क्लियर है? इसके लिए मैंने बताया सबसे ज्यादा बेनिफिशियल क्या होता है? ऑरेंज जूस, यानी कि विटामिन सी। अगर ऑरेंज जूस से आयरन की टैबलेट को दिया जाएगा तो इसका ऑब्जॉर्प्शन अच्छे से हो पाता है। ठीक है? वरना इसकी वजह से बहुत सारी दिक्कत भी आती है आयरन की वजह से। ठीक है? यानी कि इसमें विटामिन सी बेनिफिशियल होता है। इसको किसके साथ देना चाहिए? विटामिन सी, यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड के साथ। एस्कॉर्बिक एसिड के साथ किसी भी खट्टी चीज के साथ अगर आयरन लेंगे तो वो बेनिफिशियल होगा। यानी ऑरेंज जूस से अगर भाभी को हम दे रहे हैं 100 mg की टैबलेट तो वो बेनिफिशियल है, 10 mg लगभग ऑब्जर्व कर पाएगी, वरना 4 से 6 mg ही बॉडी में ऑब्जर्प्शन हो पाता है। क्लियर हुआ ये? और ये तो बेनिफिशियल हो गया विटामिन सी, आयरन के साथ देना चाहिए। आयरन के साथ क्या नहीं देना चाहिए? कैल्शियम नहीं देना चाहिए। क्या नहीं देना चाहिए? कैल्शियम। विटामिन सी दे सकते हैं और ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है किसमें? प्रेगनेंसी में। यानी मिल्क या कैल्शियम के साथ आयरन को कभी भी नहीं देना चाहिए, वरना आगे चल के बहुत दिक्कत हो जाती है। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है कैल्शियम। क्लियर हुआ? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ये ऑप्शन में पूछ रहा है कितने से कम होने पर हम ये मान लेते हैं कि प्रेग्नेंट वुमेन को एनीमिया की कंडीशन हो रही है। 11 ग्राम पर डीएल, क्या 11 ग्राम परसेंटेज से अगर कम हो रहा है हीमोग्लोबिन तो हम ये मान लेते हैं कि प्रेग्नेंट वुमेन जो है वो एनेमिक हो रही है।
क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है वैसेक्टोमी से। वैसेक्टोमी के बाद कितने दिनों तक किसी को परिवार योजना के अन्य तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए? यानी कि अगर किसी भाई साहब का वैसेक्टोमी हुआ है, वैसेक्टोमी होता है ना भाई साहब में, ठीक है, और भाभी जी में क्या होता है? ट्यूबेक्टोमी। दो होता है, वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। वैसेक्टोमी मेल में होता है और ट्यूबेक्टोमी फीमेल्स में होता है, ठीक है। वैसेक्टोमी में होने के बाद कितने दिनों तक परिवार नियोजन का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कितने दिनों तक परहेज करना होता है? इसमें ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन है 1 महीना, 3 महीना, 2 महीना या 5 महीना। आंसर कीजिए। क्या पूछ रहा है? वैसेक्टोमी। देखो वैसेक्टोमी होता क्या है? वैसेक्टोमी, वैसेक्टोमी में क्या होता है? जो वॉस डिफरेंस होता है, वॉस डिफरेंस होता है, इसका कट सेक्शन लगाया जाता है। इसमें क्या लगाया जाता है? कट सेक्शन लगाया जाता है। कट करके क्या होता है? वॉट डिफरेंस को बांध दिया जाता है धागे की सहायता से। तो इससे क्या होता है? जो स्पर्म है उसका आना जाना बंद हो जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि स्पर्म को फॉर्मेशन नहीं होगा, बॉडी में होगा, लेकिन वो एजैकुलेट नहीं हो पाएंगे, वो बाहर नहीं निकल पाएंगे, ठीक है, क्योंकि रास्ता बंद कर दिया गया। इसमें क्या होगा? अगर वॉस डिफरेंस को कट कर देंगे तो क्या होगा? स्पर्म को फॉर्मेशन स्टॉप, ठीक है। स्पर्म का फॉर्मेशन बॉडी में होगा लेकिन इजैकुलेशन होना बंद हो जाएगा, यानी स्पर्म का फॉर्मेशन स्टॉप हो जाएगा। बॉडी में होगा लेकिन आउट नहीं होगा, ठीक है। स्पर्म को बांध दिया, वॉस डिफरेंस को काट करके, यहां से वॉस डिफरेंस को कट करके हमने धागे से बांध दिया। अब इधर से स्पर्म आगे नहीं जाएगा, लेकिन ये जो पाइपलाइन है, यानी जो डक्ट आगे की बची हुई, इसमें तो स्पर्म हो सकता है ना। स्पर्म की लाइफ जो है वो इसमें सेव रहेगी ना, तो लगभग 60-70 दिनों तक ये इसमें जिंदा रह सकता है। तो क्या होता है? प्रेगनेंसी दोबारा से हो सकती है। तो उसके लिए क्या किया जाता है? कहा जाता है जो डक्ट सिस्टम है, डक्ट सिस्टम, वहां से डिफरेंस को कट करके बांधा, इजैकुलेशन को हमने रोक दिया, इजैकुलेशन वाले रास्ते को। लेकिन जो डक्ट सिस्टम है इसमें लगभग 67 डेज तक स्पर्म प्रेजेंट रहता है। क्या? स्पर्म प्रेजेंट रहता है डक्ट सिस्टम में आगे के, उसमें माल पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो इससे दोबारा से प्रेगनेंसी ना कॉज हो पाए, तो इसके लिए क्या कहा जाता है कि भाई साहब आप 90 दिनों तक का परहेज करिए। कितना? 90 दिनों तक का परहेज करिए, या फिर 15 से 20 इजैकुलेशन। 90 दिनों तक 15 से 20 इजैकुलेशन तक का परहेज करिए। उसके बाद क्या होगा? बॉडी में सिर्फ सीमन बचेगा, सीमन ही आउट होगा, स्पर्म जो है आउट होना बंद हो जाएगा। क्लियर हुआ? वैसेक्टोमी में क्या करते हैं? वॉस डिफरेंस को कट करके बांध देते हैं, जिससे कि इजैकुलेशन में स्पर्म आउट होने बंद हो जाते हैं। लेकिन जो आगे का डक्ट सिस्टम है इसमें स्पर्म मौजूद हो सकते हैं। इसके लिए क्या किया जाता है? मेल को कहा जाता है कि आप लगभग 90 दिनों तक या फिर 3 मंथ या 12 सप्ताह 12 वीक्स तक आप जो है संबंध नहीं बना सकते हैं। इसमें क्या कहता है? 15 से 20 इजैकुलेशन करा के उस स्पर्म को आउट करा देते हैं डॉक्टर, जिससे बाद में सिर्फ सीमन बचता है, इसमें स्पर्म नहीं होता है। स्पर्म का फॉर्मेशन अंदर हो रहा है बॉडी में, लेकिन वो बाहर नहीं आती है, वो उसी में अंदर ही बनते और डिस्ट्रॉय होते रहते हैं। क्लियर? समझ आया ये? ठीक है। तो हमारे इसमें क्वेश्चन में पूछा था कितने दिनों तक परहेज करना चाहिए, तो हमारा आंसर है 3 मंथ, 90 दिन या 12 सप्ताह। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर? आइए देखिए अगला क्वेश्चन है, सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए कौन सी वैक्सीन इस्तेमाल में ली जाती है? ऑप्शन देख लीजिए, IPV वैक्सीन, हेपेटाइटिस वैक्सीन, DPT वैक्सीन या HPV वैक्सीन। आंसर दीजिए।
सर्वाइकल कैंसर से पूछ रहा है ना, तो सर्वाइकल कैंसर कौन से वायरस से होता है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस क्या करता है? सर्वाइकल कैंसर को कॉज करता है। क्लियर हुआ? ठीक है, तो इससे सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए जिस वैक्सीन को दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? ह्यूमन पैपिलोमा वैक्सीन। ठीक है, इसी वैक्सीन का अदर नेम क्या है? गार्डेसिल वैक्सीन। क्या? गार्डेसिल वैक्सीन। क्लियर हुआ? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो होता है उससे सर्वाइकल कैंसर कॉज होता है। क्लियर? और इससे बचाव के लिए हम जो वैक्सीन देते हैं उसे ह्यूमन पैपिलोमा वैक्सीन कहा जाता है, यानी कि HPV वैक्सीन शॉर्ट फॉर्म में। कौन सी वैक्सीन? HPV वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए दिया जाता है। इसको गार्डेसिल वैक्सीन भी कहते हैं। क्या होता है गार्डेसिल वैक्सीन? किसको दिया जाता है? कब दिया जाता है? यह 11 से 12 साल तक की गर्ल्स को दिया जाता है। 11 से 12 साल तक की गर्ल्स को दिया जाता है, जिससे कि सर्वाइकल कैंसर को अर्ली एज में ही प्रिवेंट किया जा सके। ठीक है, गार्डेसिल वैक्सीन या HPV वैक्सीन को कितना देना चाहिए? ये 0.5 ml दिया जाता है। कितना दिया जाता है? 0.5 ml दिया जाता है 11 से 12 साल की लड़कियों में। ठीक है, अर्ली एज में ही देके इसको प्रिवेंट कर दिया जाता है, ताकि फीमेल जो है आगे चल के सर्वाइकल कैंसर से बची रहे। क्लियर हुआ? ठीक है, इसमें स्क्रीनिंग टेस्ट कौन सा करेंगे? स्क्रीनिंग टेस्ट कौन सा होता है? पैप स्मेयर। कौन सा? पैप स्मेयर स्क्रीनिंग टेस्ट करके सर्वाइकल कैंसर का पता करा जाता है। और अगर कंफर्मेटरी टेस्ट करना है, कौन सा? कंफर्मेटरी टेस्ट। तो कौन सा टेस्ट होता है इसमें? बायोप्सी। क्लियर हुआ? बायोप्सी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? आंसर डी। आंसर डी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। और ऑप्शन देख लीजिए, आईपीवी वैक्सीन। आईपीवी वैक्सीन को हम साल्क वैक्सीन भी कहते हैं। कौन सी वैक्सीन कहते हैं? साल्क वैक्सीन भी कहते हैं। ये किस लिए होती है? यह पोलियो से प्रिवेंशन देती है, पोलियो से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है आईपीवी वैक्सीन। ठीक है, इसकी जो खोज की गई थी आईपीवी वैक्सीन की, ये 1954 में की गई थी। क्लियर? दूसरा है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस जो है हेपेटाइटिस से ही बचाव करता है। डीपीटी वैक्सीन। डीपीटी वैक्सीन जो है हम सब जानते हैं डिप्थीरिया, परट्यूटिस और टेटनस से प्रोटेक्शन देता है। क्लियर? आगे बढ़े, सीधी बात, नो बकवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुगर से। क्या है? पूछ रहा है डायबिटीज मेलाइटस यानी कि मधुमेह के रोगी के प्रमुख लक्षण क्या क्या होते हैं? ऑप्शन है पॉलीयूरिया, पॉलीफीजिया, पॉलीडिप्सिया और उपरोक्त सभी। आंसर कीजिए। एक डायबिटीज के पेशेंट में कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं? समय को ना गवाते हुए देखते हैं। जो डायबिटीज मेलाइटस होता है, क्या? डायबिटीज मेलाइटस ये कैसे कॉज होता है? जब बॉडी में इंसुलिन का लेवल डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है? इंसुलिन का लेवल डिक्रीज हो जाता है। तब क्या होता है? ब्लड सीरम लेवल, ब्लड में या सीरम में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। क्या होगा? इंसुलिन का लेवल घटेगा तो सीरम ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। जब सीरम ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? वहाँ पे डायबिटीज मेलाइटस कॉज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चलो दो, डायबिटीज मेलाइटस कॉज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? डायबिटीज मेलाइटस जो होता है इसमें 3P साइन पाए जाते हैं। 3P साइन। 3P साइन में क्या क्या होता है? पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया और पॉलीयूरिया। क्लियर है? 3P साइन कौन कौन से होते हैं? पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया और पॉलीयूरिया। बहुत ज़्यादा भूख लगती है, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है और बहुत ज़्यादा पेशाब, यानी पेशेंट बार बार पेशाब हो जाता है।
यूरिन पास आउट करता है। क्लियर? तो ऑप्शन में तीनों हैं, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया। तो हमारा आंसर हो गया डी। क्या आंसर? डी, उपरोक्त सभी। क्लियर? डायबिटीज मेलाइटस में इंसुलिन का लेवल घटा है तो फिर ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया जिससे डायबिटीज मेलाइटस कॉज हुआ। इसमें 3P साइन होता है। 3P साइन में पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया प्रेजेंट होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। जय हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एमडीआर से। एमडीआर में क्या पूछ रहा है? एमडीआर टीबी की इलाज की अवधि कितनी होती है, यानी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। एमडीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस को एमडीआर बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं? कौन कौन सी ड्रग दी जाती है? रिफाम्सिन और कौन सी? आइसोनियाजाइड। रिफाम्सिन और आइसोनियाजाइड दवा किसमें चलती है? मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस में। ट्यूबरक्लोसिस जो होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से कॉज होता है। इसमें तरह तरह की एंटीबायोटिक्स देके इसको क्योर करने की कोशिश की जाती है। इसकी 5 कैटेगरीज में इसका इलाज किया जाता है। कौन कौन सी कैटेगरी होती है? पहला है फर्स्ट कैटेगरी, फर्स्ट कैटेगरी, ठीक है। फिर सेकंड कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी में जो होता है उसमें 6 से 7 महीने तक का इलाज चलता है। कितना? 6 to 7 मंथ, ठीक है। और सेकंड में क्या चलता है? 8 to 9 मंथ। कितना? 8 to फर्स्ट कैटेगरी में 6 to 7 मंथ, सेकंड कैटेगरी में 8 to 9 मंथ का इलाज चलता है। जब ये दोनों इलाज फेल हो जाते हैं तब आता है थर्ड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी प्लस फोर्थ कैटेगरी, दोनों को एक में कंबाइन करके इलाज किया जाता है। इसी को एमडीआर बोलते हैं, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी या ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। इसकी इलाज की अवधि कितनी होती है? 24 से 27 मंथ। कितना? 24 से 27 मंथ। इसकी जो इसमें जो होता है रिफाम्सिन और आइसोनियाजाइड, जब ड्रग जो होता है वो जब फेल हो जाते हैं तो डॉक्टर्स की ड्रग ऑफ चॉइस क्या बनती है? ड्रग ऑफ चॉइस बनती है लीवोफ्लॉक्सासिन। क्या? लीवोफ्लॉक्सासिन इसमें ड्रग ऑफ चॉइस होती है। एक कैटेगरी इसमें आती है फिफ्थ कैटेगरी। जब एमडीआर टीबी का जो इलाज है ये फेल होता है तब फिफ्थ कैटेगरी के इलाज को स्टार्ट किया जाता है। इसे बोलते हैं एक्सडीआर टीबी। क्या बोलते हैं? एक्सडीआर टीबी। ये कब से कब तक चलता है? ये 27 से 30 मंथ तक चलता है, 27 to 30 मंथ। इसमें एक्स का क्या मतलब होता है? एक्सट्रीम। क्या? एक्सट्रीम ड्रग रेसिस्टेंस, ठीक है। इसमें ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है? ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है? मॉक्सीफ्लॉक्सासिन। मॉक्सीफ्लॉक्सासिन। क्लियर हुआ? ठीक है, पांचों कैटेगरी। इसमें क्वेश्चन क्या हो रहा था? इसमें पूछ रहा था कि एमडीआर टीबी के इलाज की अवधि कितनी होती है। यहाँ हमने लिखना है एमडीआर टीबी की इलाज की अवधि कितनी होती है? 24 से 27 महीने। कितना होता है? 24 से 27 महीने। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया? आंसर डी, करेक्ट। एक चीज और जान लीजिए, कुछ जगहों पर आपको ये 24 से लेकर 30 मंथ तक भी लिखा मिला है। अगर ऑप्शन में 24 से 30 है तब आप एमडीआर टीबी ही लिख कर आएंगे, और अगर 27 से 30 आ रहा है तो अब एक्सडीआर लिखेंगे। अगर एक्सडीआर का ऑप्शन है और एमडीआर का भी ऑप्शन है और ऑप्शन 27 से 30 ना होकर 24 से 30 पूछ रहा है तब आप एमडीआर टीबी का ही निशान लगा के आएंगे, तब आपका आंसर सही होगा। क्लियर हुआ? पूरी कथा समझ में आई? जय हो। आज के सेशन की समाप्ति के करते हुए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आपको इस सेशन से रिलेटेड अगर कोई भी समस्या हो, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा उन बच्चों तक जो यूपीएनएम का ख्वाब देख रहे हैं, जिनको यूपीएनएम क्वालिफाई करना है।
क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। साथ ही कल मिलेंगे नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।